नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र 2025 लेकर आ गए हैं, जो कि आपकी आने वाली आरएस भर्ती, 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती, रीट भर्ती, बीडीओ पटवार, पीटीईटी एवं बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए यह क्लास और आपके लिए और रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने इस क्लास के अंदर और दोस्तों राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन और स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना और किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, दलपति विजय। दोस्तों दलपति विजय के द्वारा खुमाण रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगर दोस्तों हम इस ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर हमें और 9वीं 10वीं शताब्दी के मेवाड़ राजवंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो जयानक द्वारा और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। वहीं दोस्तों विजयदान देथा द्वारा बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, बिजौलिया का अभिलेख। दोस्तों बिजौलिया के अभिलेख के अंदर हमें और शाकंभरी के चौहान के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस अभिलेख की बात करें तो यह अभिलेख दोस्तों और 1170 ईस्वी के अंदर दोस्तों और सोमेश्वर जब चौहान शासक का जिन शासनकाल हुआ करता था उस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख हमें दोस्तों भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया नामक स्थान के एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो कि हमें और चौहान वंश के बारे में और संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। वहीं दोस्तों इसी और अभिलेख के अंदर और जो चौहान शासक थे उन्हें वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नाग पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, अजमेर। दोस्तों अजमेर जिले के अंदर हमें और नाग पहाड़ी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हमें नाग पहाड़ी की बात करें तो यह एक धार्मिक स्थल है जो कि और पुष्कर के पास स्थित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ी से ही हमें और दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल भी देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1519 में और गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? दोस्तों जो 1519 के अंदर जो गागरोन का युद्ध हुआ था उसमें और राणा सांगा ने किसको हराया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, महमूद पर। दोस्तों जो महमूद खिलजी थे उनके मध्य और 1519 के अंदर और गागरोन का युद्ध हुआ था, यानी कि महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। अगर दोस्तों हम गागरोन की बात करें तो गागरोन एक जल दुर्ग है जो कि हमें आहू और काली सिंध नदी के संगम पर और झालावाड़ जिले के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इसी दुर्ग से और इसी दुर्ग के अंदर हमें मीठे शाह जो सूफी संत थे उनकी दरगाह देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों इसी दुर्ग से और संत पीपा जी का संबंध भी बताया जाता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, बीका द्वारा। दोस्तों बीका जी द्वारा और बीकानेर और शहर की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम बीकानेर की स्थापना की बात करें तो दोस्तों और इसकी स्थापना हमें और 1488 के अंदर और बीकाजी द्वारा की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम बीकानेर के अंदर जो किले के निर्माण की बात करें तो राय सिंह द्वारा और बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए 17 जनवरी 1955 को। दोस्तों 17 जनवरी और 1955 को और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर हम राजस्थान वित्त निगम की बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान के अंदर और छोटे जो कुटीर उद्योग हैं लगभग यानी कि 1 करोड़ तक के जितने भी उद्योग हैं उनको ऋण के उपलब्ध कराने वाली यह संस्था मानी जाती है और इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम अन्य संस्थाओं की बात करें तो जिसमें राजसिको जैसी संस्थाएं प्रमुख आती है तो राजसिको की जो दोस्तों स्थापना है दोस्तों वो हमें 1961 के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों जो रीको है रीको की स्थापना हमें और 1980 के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी अभ्रक। दोस्तों अभ्रक और अज्वलित यानी कि जिसमें आग नहीं लग सकती ऐसा और राजस्थान में और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक खनिज है। अगर दोस्तों अभ्रक खनिज की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक खनिज हमें और भीलवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी कुंवर चूड़ा। दोस्तों कुंवर चूड़ा को और राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है। और दोस्तों इनकी इस उपाधि की बात करें तो इनको यह उपाधि इनके त्याग और समर्पण के लिए दी गई है क्योंकि दोस्तों इन्होंने और अपने भाई व पिता के लिए और अपना राजकाज जो उनका शासन था वो त्याग दिया था इसीलिए और कुंवरचूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता में कहा जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम और पत्रकारिता के भीष्म पिता में की बात करें तो झाबरमल कोटा को और पत्रकारिता का भीष्म पिता में कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी और भगवान मत्स्य अवतार से। दोस्तों राजस्थान की जो मीणा जनजाति है वो अपना संबंध और भगवान मत्स्य अवतार से मानती है यानी कि ये जनजाति मानती है कि इनका संबंध है जो और भगवान मत्स्य के और ये मत्स्य के वंश से संबंधित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम मीणा जनजाति की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक और संख्या में पाए जाने वाली यह जनजाति है। वहीं दोस्तों और इसी जनजाति के जो समुदाय होते हैं उनका जो मुखिया होता है उसे पटेल के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों जो राजा नागभट्ट प्रथम थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और जो उत्तर पश्चिमी भारत था उनके सबसे शक्तिशाली शासक इन्हें माना जाता है जिनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सोनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी यानी कि दोस्तों झुंझुनू जिले से हमें और सोनारी सभ्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों यह एक और लोह युगीन सभ्यता है जिसमें दोस्तों हमें लोहे की भट्टियां लोहे जलाने के लिए भट्टियां व लोहे एवं तांबे से संबंधित अनेक चीज़ें प्राप्त यहाँ से हुई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र उपलब्ध है। विकल्प बी सूर्य की
गर्मी उपलब्ध है, विकल्प सी पशु उपलब्ध है और विकल्प डी सरसों की भूसी उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी सरसों की भूसी उपलब्ध है। दोस्तों राजस्थान के अंदर और बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं इसलिए हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों राजस्थान पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक सरसों का और उत्पादन करता है। वहीं दोस्तों और जो बायोमास ऊर्जा बनाने के लिए और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है दोस्तों जो सरसों होती है उसकी जो भूसी होती है। वहीं दोस्तों गन्ने की भूसी होती है, मूंगफली की भूसी होती है। तो दोस्तों इनसे और बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। तो इसी कारण राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की अनेक संभावनाएं हमें भविष्य में दिखाई देती हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी यानी किशनगढ़। दोस्तों बनी ठनी शैली का जो संबंध है वो किशनगढ़ शहर से माना जाता है। अगर दोस्तों हम इस बनी ठनी शैली की बात करें तो इसे और राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि और इसकी रचना की बात करें तो दोस्तों जो सावंत सिंह और किशनगढ़ यानी कि किशनगढ़ के और राठौड़ वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं सावंत सिंह, उनकी जो दरबारी विद्वान थे निहाल चंद उसके द्वारा इस बनी ठनी नामक चित्र की रचना की गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बनी ठनी चित्र शैली के अंदर हमें और जो छोटे भित्ति चित्र हैं और जो सुंदर आकृति के लघु चित्र हैं उनका चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताए गए और मेरे द्वारा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों सावंत सिंह कोई और नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज के हमारा अगला प्रश्न है वो है मतीरे की राड़ किनके मध्य हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी कर्ण सिंह और अमर सिंह। दोस्तों जो मतीरे की राड़ नामक जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों वह कर्ण सिंह यानी कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह व नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों इस लड़ाई का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वह एक जो मतीरा होता है यानी जो तरबूज होता है उसके ऊपर यह युद्ध लड़ा गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस युद्ध की बात करें तो यह 1644 के अंदर हमें देखने को मिलता है और इस युद्ध में दोस्तों और जो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह थे उनकी विजय प्राप्त हुई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में और कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, विकल्प बी न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, विकल्प सी महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है और विकल्प डी न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों इसका जो असत्य कथन है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए सर्वाधिक महिला साक्षरता और जयपुर में नहीं है दोस्तों, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता हमें कोटा जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका गलत हो जाएगा। जबकि अन्य जितने भी कथन है जैसे कि आपको न्यूनतम महिला साक्षरता हमें जालौर और प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलती है, वहीं दोस्तों महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों डूंगरपुर जिले के अंदर हुई है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता हमें प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। बाकी के ये तीनों कथन है यानी बी सी डी ये तीनों सही हैं, जबकि ए कथन गलत है क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता और कोटा जिले के अंदर है, दूसरे नंबर पर जयपुर आता है। वहीं दोस्तों न्यूनतम साक्षरता की बात महिला साक्षरता की बात करें तो जालौर की जो महिला साक्षरता दर है वो न्यूनतम हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 2 अक्टूबर 2011 को। दोस्तों 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन और जो कांग्रेस सरकार थी उनके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उनके द्वारा और राजस्थान निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ से और भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी विभाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी उपरमाल के नाम से। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान से और भीलवाड़ा के जो बिजौलिया के मध्य तक का जो भूभाग था उसे हम और उपरमाल के
पठार के नाम से जानते हैं। भाई दोस्तों, अगर आपको ऊपरमाल के पठार के बारे में पता होगा तो ऊपरमाल पठार बोर्ड की भी स्थापना और विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, जो कि बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रीड कोर, यानी कि रीड कोर जो आपको शब्द दिया गया है इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। दोस्तों, जो रेड कोर है उसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अगर दोस्तों हम रेड कोर की बात करें तो दोस्तों रेड कोर की जो स्थापना है दोस्तों वो 2004 के अंदर की गई थी। वहीं दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमें जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नया सवेरा है। दोस्तों, जो नया सवेरा नामक स्कीम है वो किससे संबंधित है, ये इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, टोडा पोस्ट में पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। दोस्तों, जो नया सवेरा स्कीम है इसका ये 2015 के अंदर और राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, जो टोडा पोस्ट से संबंधित जितने भी लोग उस क्षेत्र से कार्यरत हैं उन सभी को और नशा मुक्त करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। उनके जीवन में एक नया सवेरा लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मांगी बाई। दोस्तों, तेरह ताली का नृत्य का संबंध और मांगी बाई नामक महिला से है, जो कि तेरह ताली नृत्य की एक प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती हैं। अगर दोस्तों हम तेरह ताली नृत्य की बात करें तो यह रामदेव जी के मेले में कावड़ जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, जिसमें और 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, भोगीलाल पांड्या। दोस्तों, भोगीलाल पांड्या द्वारा और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम भोगीलाल पांड्या की बात करें तो इन्हें बागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा उन्होंने उस क्षेत्र को और राजस्थान में मिलाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास और भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जॉर्ज थॉमस के बारे में है। दोस्तों, इसमें जॉर्ज थॉमस के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें जो सही कथन है वो आपको और बताने हैं। तो इसका कथन एक है आयरलैंड का निवासी था, कथन 2 है ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था, विकल्प सी इनका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो इनमें से हमें कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 1 और 3। दोस्तों, 1 और 3 इससे कथन और इनके बारे में सही है, यानी कि जो दोस्तों कर्नल जेम्स थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे, यह बात बिल्कुल सही है। जबकि ग्वालियर के राष्ट्रकूट शासक दौलत राव का अंग्रेजी कमांडर था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। वहीं दोस्तों इसका जो तीसरा विकल्प है ये भी और सही है, यानी दोस्तों कर्नल अगर जेम्स टॉड की बात कर्नल जॉर्ज थॉमस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले और 1805 के अंदर इन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, इसी के लिए इन्हें और राजस्थान इतिहास में जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी दशरथ शर्मा। दोस्तों, दशरथ शर्मा जिनका जन्म और चूरू जिले के अंदर हुआ था, उनके द्वारा द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक जो बुक है वो लिखी गई थी। दोस्तों, इसमें दशरथ शर्मा ने और चौहान शासकों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, जिसका उल्लेख हमें और पृथ्वीराज
चौहान के जो दरबारी कवि थे चंदबरदाई, उनके ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दशरथ शर्मा ने और द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक बुक लिखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता और राजस्थान की और सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसका अगर दोस्तों हम कार्य इसके जो समय की बात करें तो दोस्तों वो हमें और 3000 ईस्वी पूर्व से दोस्तों 3000 ईस्वी पूर्व से और 1750 ईस्वी पूर्व देखने को मिलता है, यानी कि इस कार्य अवधि के मध्य, यानी कि इस समय अवधि के मध्य यह सभ्यता राजस्थान के अंदर और फली फूली थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगर दोस्तों हम इस सभ्यता की खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की थी। वहीं दोस्तों इसका उत्खनन का जो कार्य है दोस्तों वो 1961 के अंदर बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का एकीकरण से और पहले क्या नाम था। दोस्तों राजस्थान का जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी राजपुताना। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों हम राजपुताना नाम की बात करें तो यह नाम दोस्तों 1805 के अंदर और कर्नल जेम्स थॉमस द्वारा और राजस्थान को दिया गया था। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से पहले और राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने हुआ करते थे। दोस्तों इन्हीं ठिकानों के कारण और राजपूतों का प्रमुख स्थान होने के कारण इसे राजपुताना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 29 नियम किस संप्रदाय के हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी बिश्नोई संप्रदाय। तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय द्वारा और जो उनके संत हुए थे जाम्बोजी उनके द्वारा और अपने पंथ के लोगों के लिए और 29 नियम यानी कि दिए गए थे, यानी कि इसीलिए इन्होंने इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यानी 20 और 9 यानी कि 29 नियमों का इस संप्रदाय के लोग पालन करते हैं। अगर दोस्तों हम बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो यह एक प्रकृति प्रेमी संप्रदाय है, जिसकी प्रधान पीठ हमें बीकानेर जिले के अंदर देखने को मिलती है और इनके जो सबसे बड़े गुरु हैं वो संत जाम्बोजी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवा वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी राजा मानसिंह प्रथम। दोस्तों राजा मानसिंह प्रथम को और सम्राट अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त हुआ करती थी। दोस्तों इनको राजा मान सिंह को ही और अकबर ने और एक फरजद यानी कि अपने एक दंतक पुत्र की उपाधि भी दी थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मानसिंह की बात करें तो यह एक आमेर के प्रसिद्ध शासक थे, जिनके द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया था। वह ये भगवंत दास के पुत्र हुआ करते थे, जो कि कछवा वंश के शासक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में कहाँ की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी सवाई माधोपुर। दोस्तों सवाई माधोपुर में और 1953 में सबसे पहले एशिया के सबसे बड़े कारखाने की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए पाना। दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें पाने के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों हम इन चित्रों की बात करें तो यह लघु और अति सुंदर ये चित्र होते हैं, जिनमें और श्रीनाथ जी के पाने प्रमुख और माने जाते हैं, जिसमें 27 श्रृंगारों का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है,
जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों आज का इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, विकल्प सी यानी हरकाबाई। दोस्तों जोधाबाई का जो वास्तविक नाम था वो हरकाबाई था। अगर दोस्तों हम हरकाबाई की बात करें तो यह और कछवा वंश के शासक भारमल की पुत्री हुआ करती थी, जिनका विवाह अकबर से किया गया था। दोस्तों इन्हीं की कोख से और जहांगीर का भी जन्म हुआ था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको वाकई आपके एग्जाम्स के लिए और बेनिफिशियल साबित होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा आपकी हमेशा से और आपकी सफलता में एक प्रमुख योगदान दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।